नमस्कार। आज हम एक ऐसे अदालती मामले की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने भारत के राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास को आप कह सकती हैं हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, ये कहानी सिर्फ एक मुकदमे की नहीं है। ये प्रधानमंत्री की शक्ति, चुनाव की निष्पक्षता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बीच एक जबरदस्त टकराव की कहानी है। बिल्कुल, एक ऐसा मामला जहां एक तरफ देश की सबसे ताकतवर नेता थी और दूसरी तरफ लोकतंत्र के वो बुनियादी सिद्धांत जो हमारे संविधान की नींव हैं। हम बात कर रहे हैं 1975 के मशहूर मामले इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण की। हमारे पास जो स्रोत है वे इस केस की पूरी कहानी बताते हैं। एक चुनाव से शुरू होकर अदालत के एक ऐतिहासिक फैसले तक, और फिर देश के सबसे काले अध्यायों में से एक यानी आपातकाल तक। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। जरूर। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए मुझे लगता है कि हमें थोड़ा पीछे जाना होगा 1971 के उस दौर में। वो तो इंदिरा गांधी का शिखर था, है ना? बिल्कुल, उनका शिखर था 1971 में बांग्लादेश युद्ध में जीत, गरीबी हटाओ का नारा। उनकी छवि तो लगभग अपराजय बन चुकी थी। हाँ, अपराजय। 1971 का चुनाव उन्होंने प्रचंड बहुमत से जीता था। वो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं थी, कुछ लोग तो उन्हें दुर्गा का अवतार तक कहने लगे थे। उनकी राजनीतिक ताकत अपने चरम पर थी और इसी चुनाव में उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से उन्होंने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी समाजवादी नेता राजनारायण को हराया था। और वो भी कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। 1 लाख से ज्यादा वोटों से। 1 लाख से ज्यादा वोट। इतनी बड़े हार के बाद तो ज्यादातर नेता अपनी हार मान लेते हैं, लेकिन राजनारायण ने ऐसा नहीं किया। राजनारायण अपनी जिद और लड़ने की भावना के लिए जाने जाते थे। उन्होंने हार स्वीकार करने के बजाय सीधे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने एक चुनावी याचिका दायर की। हाँ, और इंदिरा गांधी की जीत को ही चुनौती दे दी। ये तो एक बहुत बड़ा कदम था, एक मौजूदा प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती देना। लेकिन सिर्फ ये कहना कि चुनाव निष्पक्ष नहीं था, वो तो काफी नहीं होता। उनके आरोप क्या थे? किस आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई शुरू की? देखिए, यहीं पर राजनारायण और उनके वकीलों की रणनीति दिखती है। उन्होंने हवा में आरोप नहीं लगाए, बल्कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को अपना हथियार बनाया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। हाँ, उन्होंने इंदिरा गांधी को 4 मोर्चों पर घेरने की कोशिश की। पहला, सीधा चुनावी भ्रष्टाचार का आरोप, जैसे कि तय सीमा से ज्यादा पैसा खर्च करना। बिल्कुल। और दूसरा आरोप, जो इस केस का सबसे बड़ा दांव था, वो था सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। अच्छा। उनका कहना था कि इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के तौर पर मिली सुविधाओं का इस्तेमाल एक चुनाव उम्मीदवार के तौर पर किया, जो कि गैरकानूनी है। और तीसरा आरोप? वो इसी से जुड़ा था कि उन्होंने अपने चुनावी काम में सरकारी अधिकारियों से मदद ली। 1 मिनट, लेकिन क्या ये सच में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग था या फिर ये सिर्फ एक प्रधानमंत्री के दौरे की सामान्य सुरक्षा और व्यवस्था थी? अदालत ने इन दोनों में फर्क कैसे किया होगा? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसी बारीक लाइन पर, इसी कानूनी रेखा पर पूरा केस टिका हुआ था। प्रधानमंत्री की सुरक्षा और एक उम्मीदवार के प्रचार के बीच जो रेखा है वो बहुत पतली है। और राजनारायण का चौथा आरोप यही था कि उन्होंने चुनावी रैलियों के लिए मंच बनवाने और लाउडस्पीकर लगवाने जैसे कामों में सरकारी मदद ली। तो उनका तर्क साफ था। बिल्कुल साफ, कि ये सभी काम कानून के तहत भ्रष्ट आचरण है और इस आधार पर इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द होना चाहिए। तो एक तरफ देश की सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ एक हारा हुआ उम्मीदवार और कानून की कुछ धाराएं। ज्यादातर लोगों ने तो यही सोचा होगा कि ये याचिका कुछ ही दिनों में खारिज हो जाएगी। बिल्कुल, और 4 साल तक ये मुकदमा चला भी, लंबा चला। लेकिन फिर आया 12 जून 1975 का वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला। हाँ। जज थे जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा। उस दिन कोर्टरूम का माहौल कहते हैं देखने लायक था। खचाखच भरा हुआ, देश विदेश के पत्रकार मौजूद, और सबको बस एक ही इंतजार। क्या अदालत प्रधानमंत्री के खिलाफ जाने की हिम्मत करेगी? और जस्टिस सिन्हा ने क्या किया? इतने सारे आरोपों में से आखिर किस बात पर उन्होंने इंदिरा गांधी को दोषी पाया? कोई तो ठोस सबूत मिला होगा। देखिए, जस्टिस सिन्हा ने ज्यादातर आरोपों को खारिज कर दिया, जिसमें वो ज्यादा खर्च वाला आरोप भी शामिल था। अच्छा। लेकिन उन्होंने 2 बहुत ही विशिष्ट मामलों में इंदिरा गांधी को दोषी पाया। पहला, उन्होंने पाया कि इंदिरा गांधी के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी यशपाल कपूर, जो एक सरकारी कर्मचारी थे। हाँ, वो एक सरकारी कर्मचारी थे। उन्होंने सरकारी सेवा से इस्तीफा देने से पहले ही इंदिरा गांधी के लिए चुनावी काम शुरू कर दिया था। तो ये एक
छोटी सी तकनीकी बात लग सकती है, लेकिन कानून की नजर में ये सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का सीधा सबूत था। बिल्कुल। और दूसरा पॉइंट भी इसी से जुड़ा था। अदालत ने पाया कि उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री की रैलियों के लिए मंच बनाने, बैरिकेड लगाने और बिजली की आपूर्ति करने में मदद की थी, जो एक उम्मीदवार को सरकारी खर्च पर नहीं मिल सकती थी। सही बात। ये दोनों बातें तकनीकी थीं, लेकिन कानून का स्पष्ट उल्लंघन थी। तो इन दो तकनीकी उल्लंघनों के आधार पर अदालत का अंतिम फैसला क्या था? फैसला किसी धमाके से कम नहीं था। जस्टिस सिन्हा ने 3 बातें कहीं। पहली, उन्होंने इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी पाया। दूसरी, रायबरेली से उनके चुनाव को शून्य यानी अवैध घोषित कर दिया। और तीसरी, जो सबसे बड़ा झटका था, उन्होंने इंदिरा गांधी को अगले 6 साल के लिए किसी भी निर्वाचित पद पर रहने यानी चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया। 6 साल के लिए अयोग्य? इसका मतलब तो ये हुआ कि देश की प्रधानमंत्री अब संसद की सदस्य भी नहीं रह सकती थीं। ये तो अभूतपूर्व था। ये सिर्फ अभूतपूर्व नहीं था, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक जबरदस्त क्षण था। इसका संदेश सिर्फ इंदिरा गांधी के लिए नहीं था, ये पूरे देश की राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक संदेश था कि भारत में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं है। ये रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन का एक शक्तिशाली प्रदर्शन था। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती उस समय राजनीतिक गलियारों में कैसी खलबली मची होगी। जाहिर है इंदिरा गांधी और उनकी सरकार चुप तो नहीं बैठी होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने तुरंत इस फैसले को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। मामला वेकेशन जज जस्टिस VR कृष्णा अय्यर के पास गया। 24 जून 1975 को उन्होंने इस पर सुनवाई की। उस समय माहौल बहुत तनावपूर्ण होगा। बहुत ज्यादा। विपक्ष इस्तीफे की मांग कर रहा था और सरकार किसी भी कीमत पर पद पर बने रहना चाहती थी। तो जस्टिस अय्यर ने क्या फैसला दिया? उन्होंने एक तरह से बीच का रास्ता निकाला, एक सशर्त राहत दी। सशर्त राहत, इसका मतलब क्या था? क्या वो प्रधानमंत्री बनी रह सकती थी? हाँ, इसका मतलब था कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पर बनी रह सकती थी, वो संसद के सत्र में भाग भी ले सकती थी, भाषण भी दे सकती थी। लेकिन जब तक मामले का अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक उन्हें संसद में एक सांसद के रूप में मतदान करने का अधिकार नहीं था। क्या मतलब? देश का प्रधानमंत्री सदन में वोट नहीं कर सकता? ये तो एक बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति थी। बिल्कुल। इसने उन्हें पद पर तो बनाए रखा, लेकिन उनकी राजनीतिक और नैतिक शक्ति पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। ये एक तरह की आधी जीत थी। और इसी अनिश्चितता के माहौल में सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया। हाँ, एक ऐसा कदम जो और भी ज्यादा विवादास्पद साबित हुआ। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, तभी संसद का एक विशेष सत्र बुलाया गया और संविधान में 39वां संशोधन पारित कर दिया गया। 1 मिनट, संविधान में संशोधन अदालत के फैसले को बेअसर करने के लिए? इस संशोधन में ऐसा क्या था? ये सीधे सीधे न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र पर हमला था। इस संशोधन ने संविधान में एक नया अनुच्छेद 329A जोड़ा। और इसने क्या किया? इसने 2 बड़ी बातें की। पहली, इसने कहा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से जुड़े किसी भी विवाद को कोई भी अदालत सुन ही नहीं सकती। क्या कह रहे हैं? मतलब इन 4 पदों को कानून के दायरे से ही बाहर कर दिया गया। ये तो लोकतंत्र के मूल विचार के ही खिलाफ लगता है। ठीक यही। और दूसरी बात तो और भी सीधी थी। इस संशोधन में एक क्लॉज था जिसने पिछली तारीख से यानी रेट्रोस्पेक्टिवली इंदिरा गांधी के चुनाव को वैध घोषित कर दिया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को अमान्य कर दिया। हाँ, मतलब सरकार ने सीधे सीधे एक कानून बनाकर जज के फैसले को ही पलट दिया। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सामने आया, तो उनके सामने सिर्फ एक चुनावी याचिका नहीं थी, बल्कि संविधान को बदलने की एक कोशिश भी थी। बिल्कुल। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना वो ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया जो उसने कुछ ही साल पहले केशवानंद भारती मामले में तैयार किया था। संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। हाँ, वो भारतीय इतिहास का शायद सबसे महत्वपूर्ण फैसला था। इस मूल ढांचा सिद्धांत का आसान भाषा में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वो उसकी आत्मा को, उसके मूल स्तंभों को नहीं गिरा सकती। जैसे आप एक इमारत में कमरे बदल सकते हैं, दीवारों पर नया रंग कर सकते हैं, लेकिन आप उसकी नींव को नहीं तोड़ सकते। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोकतंत्र, कानून का शासन, शक्तियों का बंटवारा, ये सब संविधान की नींव है, उसका मूल ढांचा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मूल ढांचे के सिद्धांत को
इंदिरा गांधी के केस में कैसे इस्तेमाल किया? 8 जजों की बेंच ने एक और ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने 39वें संशोधन के उस हिस्से को रद्द कर दिया जो प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से बाहर करता था। किस आधार पर? अदालत ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और न्यायिक समीक्षा ये दोनों संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं। संसद कानून बना सकती है, लेकिन वो खुद को जज बनाकर ये नहीं कह सकती कि क्या सही है और क्या गलत। मतलब न्याय करने का अधिकार छीनना संविधान की आत्मा को नष्ट करने जैसा है। बिल्कुल। अदालत ने एक तरह से कहा, आप खेल के नियम बदल सकते हैं, लेकिन आप रेफरी को ही खेल से बाहर नहीं कर सकते। ये तो न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति संतुलन का एक बहुत बड़ा क्षण था। हाँ, ये फैसला संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करने वाला एक और मील का पत्थर था। हालांकि ये भी दिलचस्प है कि अदालत ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में किए गए कुछ अन्य संशोधनों को स्वीकार कर लिया, जिसके आधार पर अंत में इंदिरा गांधी के चुनाव को तकनीकी आधार पर वैध ठहराया गया। लेकिन 39वें संशोधन को रद्द करके उन्होंने एक बहुत बड़ा संवैधानिक सिद्धांत हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। हाँ, ये बहुत जरूरी था। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये सब जब हो रहा था तब देश का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सुप्रीम कोर्ट का ये अंतिम फैसला आने से पहले ही कुछ ऐसा हुआ था जो भारत के इतिहास का एक काला अध्याय माना जाता है। हाँ, ये टाइमलाइन बहुत महत्वपूर्ण है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला 12 जून को आया, सुप्रीम कोर्ट की शर्तीय राहत 24 जून को आई और इसके ठीक अगले दिन 25 जून 1975 देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई। नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला तो नवंबर 1975 में आया। हाँ, जब देश पहले से ही आपातकाल के अंधेरे में था। तो क्या ये कहना सही होगा कि ये अदालती मामला ही आपातकाल का मुख्य कारण था या उसका ट्रिगर था? इतिहासकार इसे आपातकाल का सबसे प्रमुख ट्रिगर या तात्कालिक कारण मानते हैं। देखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले ने इंदिरा गांधी के राजनीतिक भविष्य पर एक अभूतपूर्व संकट खड़ा कर दिया था। उन पर इस्तीफे का भारी दबाव था। प्रक्रियाओं को ही ताक पर रख दिया गया। तो अंत में इतने दशकों बाद जब हम इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? ये मामला आज भी क्यों महत्वपूर्ण है? मेरे हिसाब से इस मामले ने भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को 4 तरह से मजबूत किया। पहली और सबसे अहम बात जो हमने पहले भी कही, कानून से ऊपर कोई नहीं है। प्रधानमंत्री भी नहीं, कानून का शासन सर्वोच्च है, जो किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र की नींव है। बिल्कुल। दूसरा, इसने स्थापित किया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है और अदालतों का कर्तव्य है कि वे इसकी पवित्रता की रक्षा करें। और तीसरा, जो शायद संवैधानिक कानून के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वो है न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। यह संविधान के मूल ढांचे का अभिन्न अंग है। इसे संसद भी नहीं छीन सकती। और चौथा बिंदु भी बहुत अहम है, जो शक्तियों के संतुलन से जुड़ा है। हाँ, चौथा ये कि अदालतें राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग पर एक महत्वपूर्ण अंकुश के रूप में काम कर सकती हैं। हाँ, जब कार्यपालिका अपनी शक्तियों से आगे निकलने की कोशिश करती है तो न्यायपालिका संविधान के संरक्षक के रूप में खड़ी हो सकती है। इस मामले ने दिखाया कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र को बचाने में क्या भूमिका निभा सकती है। सही बात। तो कुल मिला के ये मामला सिर्फ रायबरेली के एक चुनावी विवाद से कहीं ज्यादा बड़ा था। ये तो लोकतंत्र, कानून के शासन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर एक राष्ट्रीय संघर्ष बन गया था। बिल्कुल। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण का मामला दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति की कानूनी लड़ाई पूरे देश के लिए संस्थागत संतुलन और संवैधानिक अधिकारों पर एक राष्ट्रीय बहस छेड़ सकती है। और इसीलिए ये आज भी कानून और राजनीति के छात्रों के लिए एक अनिवार्य केस स्टडी है। हाँ, क्योंकि ये शक्ति के पृथक्करण और संवैधानिक सीमाओं के महत्व को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाता है। तो ये थी कहानी उस एक मामले की जिसने सत्ता के उच्चतम गलियारों को चुनौती दी और ये स्थापित किया कि लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता, संविधान और कानून की होती है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में उठता है, जब किसी देश की चुनी हुई संसद जो जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है और सर्वोच्च न्यायपालिका जो संविधान की रक्षा करती है के बीच शक्ति को लेकर टकराव होता है, तो लोकतंत्र की सच्ची जीत किसमें है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के फैसले में या संविधान के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका के फैसले में? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है और ये बहस आज भी दुनिया भर के लोकतंत्रों में जिंदा है।